नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर सारथी कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब तक दोस्तों हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लासेज यहाँ पे कर रहे थे और आज से करियर सारथी कोचिंग में आपको बैंकिंग की क्लासेस भी अवेलेबल हो रही है। तो आज बैंकिंग की जो क्लास है उसमें हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। आज की अपनी क्लास है वो रहने वाली है इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में बैंकों की किस तरीके से शुरुआत हुई थी और क्या इनिशियली बैंकों का क्या बैकग्राउंड रहा है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग इन इंडिया। आज की क्लास है, इसकी जो क्लास का जो टेबल ऑफ कंटेंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया में बैंकिंग डेवलपमेंट के क्या फेजेज हैं, नेशनलाइजेशन पीरियड फर्स्ट क्या बोलता है, आरआरबी नेशनलाइजेशन पीरियड सेकंड, रिसेंट ट्रेंड्स क्या हुए हैं, पेमेंट्स बैंक क्या है और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या है। तो दोस्तों अब तक आपने जो चैनल पे क्लासेस देखी है वो सारी इकोनॉमिक्स की है और आज से हम बैंकिंग की तरफ जा रहे हैं और धीरे धीरे हम स्टैटिस्टिक्स और फाइनेंस की तरफ भी बढ़ने वाले हैं। और जो अपना चैनल है CSC, ये डेडिकेटेड है टोटली इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, फाइनेंस एंड बैंकिंग को लेके। दोस्तों अपने यहाँ पे MCQs की सीरीज स्टार्ट करेंगे आने वाले टाइम में और जो फर्स्ट ग्रेड है, जो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स है, उनको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ उन लोगों तक शेयर कीजिए जिनके लिए क्लासेस बहुत फ्रूटफुल रहने वाली है। तो आज की शुरुआत करते हैं क्लास की। इंडियन बैंकिंग डेवलपमेंट कैन बी क्लासिफाइड इन 3 फेजेज, यानी इंडिया में जो बैंकिंग का डेवलपमेंट है दोस्तों वो 3 फेज में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला फेज प्री इंडिपेंडेंस यानी कि 1947 से पहले, फिर है पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी के बाद, और तीसरा है आफ्टर LPG यानी कि 1991 में जो हमारी इकोनॉमी की टोटली आइडियोलॉजी चेंज हो गई थी उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में क्या फर्क आया है या बैंकिंग सेक्टर में क्या डेवलपमेंट हुआ है। तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बैंकिंग के डेवलपमेंट को 3 फेज में डिवाइड कर सकते हैं, प्री इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर LPG। तो फर्स्ट फेज में बात करते हैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो दोस्तों तो आपने कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जूनियर अकाउंटेंट, लाइक असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, JRF, इन एग्जामों में आपने ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेटिव मोड पे देखा है कि इंडिया का पहला बैंक कौन सा था। हम सबको ये तो पता है इंडिया का पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था और कई जगह आप ये भी पढ़ते हो अवध कमर्शियल बैंक भी इंडिया का पहला बैंक रहा है। तो जब हम डिटेल में और भी ज़्यादा इन पे डिस्कस करेंगे तब हम जानेंगे कि अवध कमर्शियल बैंक इंडिया का पहला बैंक नहीं था, बल्कि इंडियन जो कैपिटलिस्टिक्स है उनके द्वारा बनाया हुआ पहला बैंक था। और अगर सही मायनों में देखा जाए तो इंडिया का जो पहला बैंक था वो कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, द फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया। इससे पहले क्या था, यानी ESI, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया EIC जब आई थी तो उन्होंने एजेंसी हाउस के तौर पे इंडिया में बैंकों की क्या करी थी, शुरुआत करी थी। ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में बैंकों की शुरुआत किस मोड में हुई थी, एजेंसी हाउस के मोड में। फिर बाद में ये एजेंसी हाउस किस में कन्वर्ट होने लगे थे, बैंक में कन्वर्ट होने लगे। तो पहला जो बैंक बनाया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये स्टेब्लिश हुआ था 1770 में। एलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इसको क्या किया था, एलेक्जेंडर एंड कंपनी ने इसको स्टेब्लिश किया था 1770 में। फिर आगे चल के 1830 में, यानी इसकी जो लोकेशन थी वो थी कलकत्ता, क्योंकि जो अंग्रेज आए थे, जो ब्रिटिशियंस आए थे वो कलकत्ता में ही अपनी उन्होंने कैपिटल बनाई थी, वहीं वो आते थे। तो हमारी जो राजधानी थी उस टाइम वो कलकत्ता ही थी। तो जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है वो फर्स्ट टाइम कहाँ लोकेटेड हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। आगे चलकर 1832 में एलेक्जेंडर एंड कंपनी क्या हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस के चलते फेल हो गई थी। तो एलेक्जेंडर एंड कंपनी जब फेल हो गई थी तो ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है ये भी क्या हो गया था, फेल हो गया था। लेकिन बैंक ऑफ हिंदुस्तान इंडिया के बैंकिंग हिस्ट्री में एक माइलस्टोन की तरह बना हुआ है कि इंडिया में बैंकों की क्या हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। इसके बाद बहुत सारे बैंक आए, बहुत सारे बैंक फेल भी हुए, क्योंकि वो ऐसा दौर था उसमें बैंक का जो ट्रस्ट है जनता में, बैंक का जनता में या जनता का बैंक में बहुत कम हुआ करता था। लोगों ने पैसा भी इन्वेस्ट करते थे, वहाँ डिपॉजिट भी करवाते थे और फेल भी हो जाता था। तो बैंक बहुत ज़्यादा फेल भी होते थे और कई बैंक वहाँ चले भी थे। तो जो आज हम SBI बैंक पढ़ते हैं ये उसी टाइम का बैंक है, यानी कि जब जो पोस्ट इंडिपेंडेंस था तो उस टाइम 3 बैंक बने थे। बैंक ऑफ कलकत्ता जो बाद में रीनेम हुआ था एज ए बैंक ऑफ बंगाल,
बैंक ऑफ कलकत्ता बना था 1806 में, और रीऑर्गेनाइज्ड होकर बैंक ऑफ बंगाल बना था 1809 में। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे जो कि बना था 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास जो कि बना था 1843 में। ये तीनों प्रेसिडेंसी बैंक थे, उस टाइम के रियासती बैंक थे और बड़े बैंक थे, जिनका 1921 में, आगे चल के 1921 में जो कमेटी बनी थी सेंट्रल बैंक के लिए, उस कमेटी के जो मेंबर्स थे उन्होंने रिकमेंड किया कि इस बैंक को रीऑर्गेनाइज करके क्या नाम बना दो, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या बन जाएगा, इंडिया का सेंट्रल बैंक। हालांकि उस टाइम इंडिया का सेंट्रल बैंक बनाया भी गया था, बट कई सारी बातें ऊपर नीचे हो रही थी, साथ में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, तो कई सारी बातें थी। इसको हम जब सेपरेट वन टॉपिक वन क्लास लेके आएंगे वहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। आगे चल के इंपीरियल बैंक 1955 में रीनेम करके या रीऑर्गेनाइज करके क्या बना दिया गया था, एसबीआई। तो जो आज का एसबीआई बैंक है, इसकी हिस्ट्री सबसे ओल्डेस्ट हिस्ट्री है इंडिया के बैंकिंग हिस्ट्री में। तो ये जो तीन बैंक है जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के फेज में ही बने थे। तो आगे चलकर ये एसबीआई कैसे बना था, इसकी तो हम अलग से जब क्लास लाएंगे, वन टॉपिक वन क्लास, जिसमें हम एसबीआई को टोटली एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे इसको और भी जानेंगे। तो ये वो तीन बैंक थे जो कि जो पोस्ट इंडिपेंडेंस था उस फेज में सबसे ज़्यादा डेवलप हुए थे। इनके अलावा आज भी एग्जिस्ट करते हैं कुछ ऐसे बैंक जो उस टाइम स्टेब्लिश हुए थे, जिनमें नाम आता है इलाहाबाद बैंक जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1865 में, पीएनबी जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1894 में, बैंक ऑफ इंडिया जो कि स्टेब्लिश हुआ था 1906 में, बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि 1908 में, और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो कि 1911 में है, यानी कि 1911 में। तो ये जो बड़े बड़े नाम हैं ये पोस्ट इंडिपेंडेंस के फेज में ही इंडिया में बने थे। और साथ ही में आरबीआई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि आरबीआई जो फॉर्म हुआ था वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को, ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, जो कि 1926 में बना था। आरबीआई एक्ट बना था 1934 में, उसमें आरबीआई अपना स्टेब्लिश होता है 1935 में। वो भी क्या था, एक पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज में था। और शुरुआत में आरबीआई क्या हुआ करता था दोस्तों, प्राइवेट बैंक हुआ करता था। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस जो बैंकिंग का फेज है उसमें मोटे मोटे नाम हमारे सामने हैं। ये वो बैंक है जो आज भी चल रहे हैं, और इसके अलावा कई हजारों बैंक ऐसे आए थे तो इस फेज में फेल भी हो गए थे। अब बात करते हैं सेकंड फेज की, पोस्ट इंडिपेंडेंस फेज, यानी आफ्टर 1947 में। हम आज़ाद हो गए थे 1947 में, लेकिन बैंकिंग सेक्टर टोटली किसकी ओनरशिप में चल रहा था, प्राइवेट ओनरशिप में, क्योंकि कोई गवर्नमेंट थी नहीं तब। वो ईस्ट इंडिया कंपनी और जो ब्रिटिश रूल थे उसी में थे। तो उस टाइम जितने बैंक बनते थे सारे प्राइवेट ओनरशिप में ही बनते थे। इवन अपना आरबीआई भी क्या था, प्राइवेट बैंक ही था। लेकिन जो रूरल एरिया था, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन उस टाइम 80+ या 90+ से भी ज़्यादा पॉपुलेशन क्या थी, रूरल थी, जो उस टाइम किस पे डिपेंड थी, मनी लेंडर्स पे डिपेंडेंट थी, सेठों पे, साहूकारों पे वो डिपेंडेंट थी। कर्जों में किसान बनते थे, पलते थे और मरते थे। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया क्यों ना आरबीआई का क्या किया जाए, नेशनलाइजेशन, क्योंकि गवर्नमेंट रूरल एरिया में बैंकों को भेजना चाह रही थी और बैंक नहीं जाना चाह रहे थे। तो उन्होंने आरबीआई का क्या किया, नेशनलाइजेशन किया, और फिर कई सारे नेशनलाइजेशन फेज लेके आई। तो नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, और ये आरबीआई का नेशनलाइजेशन हुआ था दोस्तों 1 जनवरी 1949 को। तो यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो छोटी मोटी एग्जामों में कई बार आपने देखा भी होगा कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और साथ ही में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनएक्ट हुआ था जो कि 1949 में बना था। आज जितने भी बैंक है सारे इसी एक्ट के अंदर बनते हैं। साथ ही में इसी फेज में 1955 में जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, जो अभी हमने डिस्कस किया था कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर क्या बनाया था 1921 में इंपीरियल बैंक, उसको नेशनलाइज करके उसका नया नाम दिया गया था, और उसका नाम था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बना गया। फिर बाद में आगे चलकर इसके 8 सब्सिडरीज बैंक बनाए थे, जिनमें एसबीबीजे, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावनकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, कई सारे ऐसे बैंक थे, 8 बैंक थे जो इसके क्या बनाए थे, सब्सिडरीज बनाए थे। इनको हम जब एसबीआई की क्लास लेके आएंगे हम उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर साथ ही में नेशनलाइजेशन पीरियड शुरू हुआ था पोस्ट इंडिपेंडेंस में, जो कि पहला नेशनलाइजेशन हुआ था 19 जुलाई 1969 को। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, कि जो 14 बड़े बैंक यानी 14 जो लार्जेस्ट बैंक उस टाइम के, जिनकी कैपिटल कितने से ज़्यादा हो, 50 करोड़ से ज़्यादा, यानी लार्जेस्ट बैंक का जो पैमाना था वो यही था
कि जिनकी कैपिटल कितने से ज़्यादा हो, 50 करोड़ से ज़्यादा हो, ऐसे 14 बैंक उन्होंने सेलेक्ट किए और उन बैंकों का क्या क्या नेशनलाइजेशन किया था, जिनमें नाम आप देख सकते हो, इलाहाबाद बैंक हुआ, बैंक ऑफ इंडिया हुआ, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो ऐसे 14 बैंकों का क्या किया था, नेशनलाइजेशन किया था। तो कई सारी छोटी एग्जाम होती है, पहले इनमें नाम पूछ लिए जाते थे कि इनमें से कौन सा ऐसा बैंक है जो फर्स्ट नेशनलाइजेशन पीरियड में था या नहीं था। मोटी मोटी बात यहाँ पे आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पॉलिटिकल एंगल से पूछे जाने लग गए हैं। आपने अगर ट्रेंड देखा होगा आजकल के क्वेश्चन पूछने का, जो पीसीएस के क्वेश्चन होते हैं, तो वो पूछते हैं कि फर्स्ट नेशनलाइजेशन पीरियड के टाइम पे कौन था, राष्ट्रपति शासन लागू हुआ कि नहीं हुआ, पीएम कौन था उस टाइम, आरबीआई का गवर्नर कौन होता था, वित्त मंत्री कौन था। तो इस तरीके के, तो जब हम इनको सेपरेट लेके आएंगे दोस्तों, वन टॉपिक वन क्लास वाली जो सीरीज है उसमें हम इनको सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो वहां पे हम एक टॉपिक को 360 पे डिस्कस करने वाले हैं। नेशनलाइजेशन से हुआ क्या कि इंडिया का बैंकिंग जो सिस्टम है वह तो डेवलप होने लग गया, लेकिन जो रूरल एरिया था और जो वीकर सेक्शन था, जो सोसाइटी का ऐसा एरिया जहां तक बैंकिंग की पहुंच नहीं थी, वो इसमें कवर नहीं हो सका। यानी नेशनलाइजेशन करने का यही अर्थ था कि इन बैंकों को सरकार ने अपने अंडर में लिया और इनको रूरल एरियाज में अपनी ब्रांचेज खोलने के लिए बोला गया। ये गए भी, लेकिन उससे हुआ क्या कि रूरल एरिया या जो ऐसे रीजन जहां तक बैंक नहीं पहुंच सके, वो बैंकों की पहुंच से क्या रहे, दूर रहे। तो उसके सॉल्यूशन के लिए एक तरीका निकाला, क्यों ना रूरल एरियाज में एक स्पेशल बैंक खोले जाए जो कि पर्टिकुलर किसी रूरल एरिया में ही हो, यानी जिनकी टेरिटरी छोटी हो और एक रीजन को वह क्या करते हो, अपने अंदर लेते हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ नरसिम्हन कमेटी 1974, 2 अक्टूबर 1975 यानी 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबीज, रीजनल रूरल बैंक्स, ये बैंक क्या हुए थे, स्टैब्लिश हुए थे। ये तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी एग्जाम में डायरेक्ट यही पूछा गया है कि आरआरबीज की शुरुआत कब हुई थी। तो 2 अक्टूबर 1975, ध्यान रखिए। और उस टाइम एक साथ कितने बैंक बनाए गए दोस्तों, 5 बैंक बनाए थे। प्रथमा बैंक, जो कि पहला आरआरबी बोला जाता है, इंडिया में पहला आरआरबी क्या था, प्रथमा बैंक। कहाँ बना, मुरादाबाद में, स्टेट था यूपी। और इसका जो स्पॉन्सर बैंक था दोस्तों वो कौन था, सिंडिकेट बैंक। अब आप कहोगे सर स्पॉन्सर बैंक क्या होता है, यानी कि आप ध्यान रखिए कि जो रूरल बैंक होते हैं उनमें 3 तरीके की पार्टनरशिप होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की और स्पॉन्सर बैंक की। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है 50%, स्टेट गवर्नमेंट देती है 15% और जो स्पॉन्सर बैंक होता है वो देता है इसमें 35%। तो जो भी रूरल बैंक होगा, जिस बैंक का होगा वह बैंक उसमें 35% क्या देगा, कैपिटल में हिस्सा देगा। तो स्पॉन्सर बैंक वो होगा जिसका ये रूरल बैंक है, और जिस स्टेट में ये बनी है वो स्टेट गवर्नमेंट देगी 15% और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, 50%। तो जो पहला बैंक था प्रथमा बैंक, ये यूपी में बना था। सेकंड गौड़ ग्रामीण बैंक, जो कि वेस्ट बंगाल में बना था, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के स्पॉन्सरशिप में, गोरखपुर यूपी में बना। हरियाणा में हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बना, भिवानी में बना हरियाणा में, और पीएनबी की स्पॉन्सरशिप के साथ। और ये क्वेश्चन जो जयपुर नागपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जो कि जयपुर में बना था राजस्थान में, और इसका स्पॉन्सर बैंक कौन था, यूको बैंक था। तो आप अगर कोई राजस्थान की एग्जाम दे रहे हो और जिसमें बैंकिंग का कोई सेगमेंट आपके चलता है, तो दोस्तों ये जो टेबल है, ये टेबल अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बैठी है, तो इसको जरूर आप ध्यान रखिए। रीजनल रूरल बैंक्स वाज एस्टेब्लिश अंडर द प्रोविजन ऑफ एन ऑर्डिनेंस पास्ड ऑन 26 सितंबर 1975 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, यानी कि जनरली हम देखते हैं कि जैसे आरबीआई है, आरबीआई 1935 को बना, लेकिन आरबीआई का जो एक्ट है वो कब था, 1934 को। जब भी कोई इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश होता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो पहला उसका क्या आता है, बिल आता है। फिर वह बिल पार्लियामेंट से पास होकर क्या बनता है, एक्ट बनता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक्ट पहले होगा और बिल इंस्टीट्यूशन है वो बाद में बनेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बिल पास नहीं होता, लेकिन स्पेशल ऑर्डिनेंस से बाद में उसको पास कर दिया जाता है, लेकिन स्पेशल ऑर्डिनेंस से वह ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, स्टैब्लिश हो जाता है। तो रीजनल रूरल बैंक के साथ भी ऐसा है। रीजनल रूरल बैंक्स बन गए, कब गए थे, 2 अक्टूबर 1975 को, जबकि इसका एक्ट कब बना था, 1976 को। तो ये एक इम्पोर्टेंट है, जो कई बार क्या कि एग्जाम में हम जब बैठते हैं तो हमारा दिमाग है वो कई तरीके से केमिकली रिएक्शन करता है। हम सोचते हैं कि हमेशा पहले होता है, तो हम 74 को क्लिक करके आ जाते हैं, जबकि इसका जो एक्ट है, ध्यान रखिए दोस्तों, 1976 है। बढ़ते हैं आगे। नेशनलाइजेशन पीरियड सेकेंड,
यानी पहला नेशनलाइजेशन कब हुआ था? 1969 में, जब गवर्नमेंट ने 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था, जिनकी कैपिटल कितने से ज़्यादा थी? 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा। और जो सेकेंड फेज था वो स्टार्ट हुआ था 1980 में, जुलाई 1980, और इसमें 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन किया था। और बड़े बैंकों का मेजरमेंट कितने से रखा? 200 करोड़ की कैपिटल, यानी वो सारे बैंक जिनकी कैपिटल 200 करोड़ या 200 करोड़ से ज़्यादा है, उन सारे बैंकों का क्या किया गया? नेशनलाइजेशन किया था। और ऐसे कितने बैंक थे उस टाइम? 6 बैंक थे, जिनमें आंध्रा बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओबीसी, पंजाब एंड सिंध बैंक एंड विजया बैंक। तो आजकल जो क्वेश्चन ट्रेंड में है वो इसी तरीके के क्वेश्चन है। आपको दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा बैंक है जिनका राष्ट्रीयकरण 1969 में नहीं हुआ, या जिसका राष्ट्रीयकरण 1980 में नहीं हुआ। तो थोड़ा थोड़ा इनको ध्यान में रखना दोस्तों कि सेकंड जो फेज है वो 1980 में हुआ। अब बैंक ने वहां पे तो हो गया नेशनलाइजेशन, बात हो गई, लेकिन स्पेशल एग्रीकल्चर को, हाउसिंग को, फॉरेन ट्रेड को और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए कुछ अपेक्स इंस्टीट्यूशन जो इन सबको क्या करेंगे? रेगुलेट करेंगे, उनकी भी क्या की गई थी? एस्टेब्लिशमेंट की गई थी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जिसमें बड़ा नाम आता है नाबार्ड का। नाबार्ड एक ऐसा नाम है, जो भी बच्चा स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको पता है कि नाबार्ड क्या चीज़ है, या नाबार्ड के क्वेश्चन कितने तरीके से आते हैं। वो चाहे कोई भी एंगल हो, वो करंट का हो या सिलेबस का हो या पास्ट का हो, बैंकिंग का हो, इकोनॉमिक्स का हो, नाबार्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हर एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। नाबार्ड की स्टेब्लिशमेंट हुई थी 12 जुलाई 1982 को। बी शिवरमन कमेटी थी, उसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। जब हम वन टॉपिक वन जो क्लास है वो जो सेगमेंट लाएंगे तो उसमें पर्टिकुलर एक नाबार्ड की एक टॉपिक होगी, क्योंकि जो सीएससी है, करियर सारथी कोचिंग है दोस्तों, यहाँ पे हम एक टॉपिक को एक क्लास में एक टॉपिक को एक क्लास में कवर करेंगे। ऐसी सीरीज हम लेके आएंगे जहाँ पे हम नाबार्ड को, एग्जिम बैंक को, हर एक टॉपिक को एक ही क्लास में कवर आउट करेंगे। एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक 1982 में, नेशनल हाउसिंग बैंक 1988 में, और सिडबी बैंक 1990 में। मुझे एक एग्जाम ध्यान में आ रही है, आई थिंक वो जूनियर अकाउंटेंट की थी या कोई नेट की एग्जाम थी, उसमें सिर्फ इनके सीक्वेंस पूछे गए थे, सिर्फ सीक्वेंस। एक तरफ इनके नाम थे और एक तरफ इधर स्टेब्लिशिंग ईयर थी। तो ध्यान रखना, आजकल जितने भी जो मैच मेकिंग के क्वेश्चन है दोस्तों, वहां पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन होते हैं? 4 क्वेश्चन होते हैं। तो अपनी जो तैयारी है उसको भी हमें क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाए रखना है। और करियर सारथी कोचिंग आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए आपके साथ जुड़ा हुआ है। और करियर सारथी कोचिंग जल्द ही फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की पूरी क्लासेस टॉपिक वाइज लेके आएगा। और आज की क्लास भी कहीं ना कहीं फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। बढ़ते हैं आगे थर्ड फेज में। थर्ड फेज अपना स्टार्ट हुआ था 1991 के बाद। जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं सबको पता है कि इंडिपेंडेंस से लेकर, इंडिपेंडेंस यानी 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए थे, 1948 में हमने यहाँ पे फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी को अडॉप्ट किया था, जिसमें हमने साफ साफ कहा था कि इंडिया कौन सी इकोनॉमी की तरफ चलेगा? मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ चलेगा। फिर एक कई लंबे फेज के बाद 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए, और उस इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमारी इकोनॉमी की जो आइडियोलॉजी है वो टोटली क्या हो गई थी? चेंज हो गई थी। और हमने एलपीजी को फॉलो किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके बाद लाइसेंस की जो पॉलिसीज है वो चेंज हो गई। हर तरीके की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है सब में इम्प्रूवमेंट हुआ। तो बैंकिंग जो सेक्टर है वो 1991 के बाद इतना ज़्यादा एक साथ रैपिडली डेवलप हुआ था, तो उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। एक द नरसिम्हन कमेटी बनती है। नरसिम्हन फॉर्मर गवर्नर रहे हुए हैं, 13th गवर्नर ऑफ आरबीआई रहे हुए हैं। और जो नरसिम्हन साहब है इनको इंडिया के जो बैंकिंग सेक्टर है इसका फादर बोला जाता है, मॉडर्न बैंकिंग सेक्टर का फादर बोला जाता है। इनके अंडर में कमेटी बनती है 1991 में, और ये कमेटी ने रिकमेंडेशन दी थी कि प्राइवेट सेक्टर है उसको बैंकिंग सिस्टम में लेकर आओ। बहुत सारी रिकमेंडेशन दी थी नरसिम्हन कमेटी ने, और बहुत सारी रिकमेंडेशन को मान भी लिया गया था। लेकिन हम अभी जो अपना जो टॉपिक है इसके अकॉर्डिंग हम इसको थोड़ा कम ही पढ़ रहे हैं। यहाँ पे नरसिम्हन कमेटी ने बोला कि जो प्राइवेट प्लेयर है यानी जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बैंक में लाओ। तो आरबीआई ने कई सारे बैंकों को लाइसेंस दिया, जिसमें आईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक और इंड बैंक थे 1991 के बाद। और फिर एक और कमेटी बनती है, वही नरसिम्हन कमेटी सेकंड बनती है 1998 में।
और उन्होंने जो फोकस किया वो कहा कि और ज़्यादा प्राइवेट को यहाँ लेकर आओ बैंकिंग सेक्टर में, और भी ज़्यादा प्राइवेट प्लेयर्स की नीड है। फिर आरबीआई और लिबरल होके और बैंकों को क्या देता है, लाइसेंस देता है, जिसमें कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, इनका नाम हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं। तो आफ्टर एलपीजी नरसिम्हन जो कमिटीज़ थी उनकी रिकमेंडेशन पे बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा सुधार हुआ था। और नरसिम्हन वो ही थे जिन्होंने डिजिटल बैंकिंग को क्या दिया था, उस टाइम रिकमेंड किया था। और आज इन्हीं की देन है कि बैंकों में डिजिटलाइजेशन हुआ था। नरसिम्हन साहब जैसा अभी बताया कि आरबीआई के 13th गवर्नर रहे हुए हैं, फॉर्मर गवर्नर है। इनको फादर ऑफ बैंकिंग रिफॉर्म भी बोला जाता है इंडिया में, और फादर ऑफ मॉडर्न बैंकिंग भी बोला जाता है। जब हम सेपरेट क्लास करेंगे सिर्फ नरसिम्हन कमेटी की, तब हम नरसिम्हन कमेटी को दोनों को डिस्कस करेंगे, क्या रिकमेंडेशन थी, क्या वो रीजन थे कि ये कमेटियां बनी थी, और कौन कौन सी रिकमेंडेशन को मान लिया गया था, और रिकमेंडेशन का आउटकम क्या था, और उसका क्या इम्पैक्ट बैंकिंग सेक्टर पे रहा था। बढ़ते हैं आगे। रिसेंट ट्रेंड्स, रिसेंटली क्या ट्रेंड्स रहे हैं, रिसेंटली क्या ट्रेंड्स रहे हैं। एसबीआई ग्रुप, यानी कि एसबीआई की अभी हमने कहा कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे जिनको 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया, और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को 1955 में यानी 1 जुलाई 1955 को क्या बना दिया था, एसबीआई। फिर 1957 में एसबीआई के 8 सब्सिडरीज बैंक बनाए थे जो एसबीआई को असिस्ट करते थे। लेकिन लेटर ऑन कुछ बैंक उसी टाइम पे बाद में, थोड़े समय बाद में एसबीआई में मर्ज हो गए थे। लेकिन टोटली जो सारे के सारे बैंक हैं एसबीआई के 8 के 8 बैंक, वो 1 अप्रैल 2017 को यानी 1 अप्रैल 2017 को किस में मर्ज कर दिए गए, एसबीआई में मर्ज कर दिए थे। और एसबीआई इंटरनेशनल लेवल पे एक बड़ा बैंक बन गया। तो इंडिया का आज पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई है। ओवरऑल सबसे बड़ा बैंक भी कौन सा है, एसबीआई। सबसे ज़्यादा फॉरेन ब्रांचेज वाला बैंक कौन है, एसबीआई। सबसे ज़्यादा रूरल ब्रांचेज वाला बैंक कौन है, एसबीआई। तो एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है। और जहाँ पे आरबीआई नहीं होता वहाँ पे आरबीआई का एजेंट के तौर पे कौन होता है दोस्तों, एसबीआई होता है। तो एसबीआई इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है। एसबीआई ग्रुप बना था 1 अप्रैल 2017 को। अभी हाल ही में पीएनबी में ओबीसी बैंक, यूनाइटेड नेशन बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज कर दिया गया था, और ये इफेक्टिव कब हुआ था, 1 अप्रैल 2020 से। फिर बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक को और देना बैंक को मर्ज कर दिया, जो कि 1 अप्रैल 2019 से क्या हुए थे, विद इफेक्टिव हुए थे। केनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया, आंध्रा बैंक को यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया, और इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो फर्स्ट ग्रेड की, अगर आप तैयारी कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स की, तो वहाँ पे ये जो आपके सामने अभी आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है, यहाँ से अगर बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो चांसेज है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की, क्योंकि ये रिसेंट ट्रेंड हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि अब इंडिया में कितने नेशनलाइज्ड बैंक है। क्योंकि हमने छोटी क्लासेज में थे तो हमने किताबों में खूब पढ़ा है कि 14 बैंक एक बार हुए थे, फिर 6 बैंक एक बार हुए थे, दोनों को मिला के 20 हुए थे, फिर एक बैंक आपस में मर्ज हो गया तो 19 प्लस एसबीआई, ऐसे हम पढ़ा करते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारा इसमें बदलाव हो चुका है। तो जब हम 1 क्लास वाली सीरीज लेके आएंगे तब हम इनको बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो रिसेंटली ये सारे चेंजमेंट हुए हैं। अब जो एक नया रिसेंटली चेंजमेंट हुआ है वो है पेमेंट्स बैंक। पेमेंट बैंक एक नया कॉन्सेप्चुअल बैंक है जो कि आरबीआई ने किया था। और ये बैंक क्या करते हैं, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में डिपॉजिट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। और ये मोस्टली किस फॉर्म में होते हैं, ऑनलाइन फॉर्म में ही होते हैं। ये अंडर सेक्शन 2020 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में ही ये एस्टेब्लिश होते हैं, और एज ए कंपनी एक्ट में ये बनते हैं। कुछ एग्जाम्पल है जैसे एयरटेल पेमेंट्स बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक है, जियो पेमेंट्स बैंक है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक है। आजकल हम इन बैंकों को खूब सारे यूज करते भी हैं। और रिसेंटली यूपीआई एक ऐसा है जिसको हम सारे लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके साथ फ्रेंडली फेज में भी चल रहे हैं। और यूपीआई भी अभी रिसेंटली क्या है, चेंज है, एक मॉडर्न इनोवेशन है बैंकिंग सेक्टर में। तो इन सबको हम डिटेल में छोटी छोटी क्लासेस लेके आएंगे, वहाँ इनको डिस्कस करेंगे। और एक और टर्मिनोलॉजी आती है स्मॉल फाइनेंस बैंक। स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, फाइनेंशियल इंक्लूजन को फर्दर आगे और बढ़ाना, फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाना। तो आरबीआई ग्रांट करता है इनको 2016 से। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कब से अप्रूव में हुए थे या कब से
बनना स्टार्ट हुए थे, तो ये हुए थे 2016 से। ठीक है, एक तरीके के बैंक ही होते हैं जो कि ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चल के ट्रेडिशनल तरीके से शेड्यूल्ड नहीं होते। और साथ में जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके साथ एक अच्छी बात ये है कि इनकी जो क्रेडिट है, यानी जो ये उधार देते हैं एज ए लोन, उसका 75% दोस्तों इनको किन में देना है, PSL में देना है, यानी प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग में इनको देना होता है। PSL क्या होती है, जब हमारी वन टॉपिक वन क्लास वाली सीरीज आएगी दोस्तों, वहाँ पे इन सारी जो टॉपिक है, जो छोटे छोटे वर्ड है बैंकिंग के, इन सबको हम एक अलग सेपरेट क्लास में इनको डिस्कस करेंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए कि PSL होता है प्राइमरी सेक्टर, और प्राइमरी सेक्टर में क्या आती है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर है इकोनॉमी का, उसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक को अपनी जो लेंडिंग है, अपनी जो उधार है, उसका कितना परसेंट, यानी कि अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक 100 रुपये उधार देती है तो उसका 75 रुपये यानी 75 रुपीज़ तो सिर्फ और सिर्फ कौन से एक सेक्टर को देना पड़ेगा, इसको PSL सेक्टर को ही देना पड़ेगा। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस है, इक्विटास है, ESAF है, फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो बहुत सारे ऐसे बैंक है, तकरीबन उस टाइम 10 बैंकों को एक साथ अप्रूवल मिला था 2016 में। 10 बैंकों को एक साथ अप्रूवल दिया था, जिसमें हम AU फाइनेंस बैंक का बहुत सारा नाम सुनते हैं। तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो आज जो हमने पढ़ा है दोस्तों, वो हमने पढ़ा है कि इंडिया में 3 तरीके के फेज चलते हैं, या बैंकिंग को हम 3 फेज में डिवाइड करते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट, प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट और आफ्टर LPG। और अगर आप इसका फर्दर और डिवाइडेशन करना चाहो तो आप मॉडर्न या रिसेंट ट्रेडिशन करके भी इसको रिसेंट ट्रेंड्स करके भी आप इसको क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। तो दोस्तों अब जो CSC की जो क्लासेज है, वो हम नई सीरीज लेके आने वाले हैं, एक टॉपिक एक क्लास, जिसमें हम पर्टिकुलर एक टॉपिक को लेंगे और उस टॉपिक को एक ही क्लास में कवर किया जाएगा। तो आप जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, ASO की तैयारी कर रहे हो, UGC नेट JRF की कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की कर रहे हो, RPSC की किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लासेज आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही में फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए हम सेपरेट एक प्लेलिस्ट तैयार कर रहे हैं, जिसमें आप फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग सारी क्लासेस क्या कर पाओगे, देख पाओगे। तो यहाँ तक बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए करियर सारथी कोचिंग के साथ। अगर अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों मैं ये चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सहयोग ही चैनल की ग्रोथ है। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।